नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 57 है। पार्ट नंबर 56 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 38 ले क्या हो रहा है, 37 हो रहा है, 37 ले 40 हो रहा है, 40 ले 39 हो रहा है, 39 ले 42 हो रहा है, तो 42 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 38 ले क्या हो रहा है, 37 हो रहा है, यानी -1 कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 37 ले क्या हो रहा है, 40 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको +3 कर रहा है। और यहाँ पर देखिए 40 ले क्या हो रहा है, 39 हो रहा है, तो -1 कर रहा है। ठीक है, और 39 ले क्या हो रहा है, 42 हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, -1 करेंगे। ठीक है, तो यानी 42 में -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 41 हो जाएगा। तो 41 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 29 जो है ना यहाँ पर आपको 118 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 13 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 29 ले क्या करेंगे कि यहाँ पर आप 118 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 13 को रखेंगे। देखिए तो 29 में क्या करते हैं ना, 4 से गुना करेंगे। जब 29 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 116 आ जाएगा। और 116 में क्या करेंगे ना, 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 18 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 13 में भी क्या करते हैं, 4 से गुना करेंगे, 13 कितना होता है, 52 होता है। और 52 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है, यहाँ पर आपको 54 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 71, 23 है और 546 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या को अगर हम विषम, देखिए इस संख्या में विषम अंक में 1 जोड़ देंगे और सम संख्या में 2 घटा देंगे। घटाने के बाद में जो नई संख्या बनेगा ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना क्या करेंगे, जो संख्या दी उस संख्या को नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है, 71 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको 23 दिख रहा है, ठीक है, 23 हो गया। फिर यहाँ पर 546 आ गया, ठीक है ना, 46 आ गया। आप बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो यहाँ पर विषम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये 8 आ गया। ठीक है, 1 में भी क्या करते हैं, विषम संख्या आ गया, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, ये भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ गया। ये भी विषम संख्या है, ठीक है ना, इसमें भी क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो ये आपको 6 आ गया है। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर आगे दिख रहा है ना, आगे दिख रहा है कि देखिए जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, यानी सम संख्या में 2 को घटाते हैं, तो ये सम संख्या दिख रहा है, इनमें 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 4 सम संख्या, इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ये भी सम संख्या है, इसमें भी 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, ये 4 बन गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में, तो एक क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया। नई संख्या में सबसे बड़े, तो नई संख्या में सबसे बड़े यहाँ पर 8 अभी दिख रहा है, ठीक है, तथा सबसे छोटे अंक है, तो सबसे छोटा अंक तो 0 दिख रहा है, ठीक है, का योगफल कितना होगा। देखिए योग कितना होगा, तो आपसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल। देखिए तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या 8 दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या 0 दिख रहा है, इनको जोड़ने पर कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में देखिए WARD को यहाँ पर 26-19 के रूप में और यहाँ पर DART को यहाँ पर 49 और 62 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर क्या लिख रहा है, वर्ड, ठीक है। इसको यहाँ पर 26 और 19 के रूप में और यहाँ पर यानी डार्ट को यहाँ पर 49 और 62 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, W लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये W हो गया, WAR और D, इनको क्या लिख रहा है, इनको देखिए यहाँ पर आपको 26 लिख रहा है, ठीक है, ये 19 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको D दिख रहा है, ठीक है ना, A दिख रहा है और R दिख रहा है और T दिख रहा है। देखिए इनको भी क्या लिख रहा है, 49 लिख रहा है और 62 लिख रहा है, ठीक है ना। अब उसी कूट भाषा में बताना है कि टी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। टी का पूछा है क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, इस तरह के सवाल में ये आपको अक्षर दिख रहे हैं, इसमें आपको कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको एक कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें आपको डी दिख रहा है, इसमें डी दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, डी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए दिख रहा है, इसमें ए दिख रहा है, आर दिख रहा है, आर दिख रहा है। तो देखिए इसमें आपको कॉमन डब्ल्यू दिख गया, इसमें आपको टी दिख गया, ठीक है। उसी प्रकार से संख्या में देखते हैं। देखिए संख्या में 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। इसमें देखिए कॉमन 4 हो गया, इसमें कॉमन आपको 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा क्या, आपसे टी क्या पूछा था, टी का कूट क्या हो गया, देखिए 4 हो गया, ठीक है, कूट क्या होगा 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहे हैं, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए GHIJKLO एक गोल मेज परित से केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी LG के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए HO के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी J और H के बीच में केवल G बैठा है, तो K L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो I के दाएं से गिनने पर I और K के बीच में कितने यानी लोग बैठे हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपका दिख रहा है कुछ 7 व्यक्ति दिख रहा है, कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर GHIJKLO एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए, तो 2 2 4 2 6 एक साथ 7 व्यक्ति है, ठीक है ना। तो 7 व्यक्ति यहाँ पर गोल मेज में बैठाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, एक 7 हो गया। ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एक केंद्र की तरफ मुंह किया हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए LG के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एल जो है ना, एल तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एल को रखते हैं। एल के यहाँ पर बोल रहा है कि बाएं, तो एल के बाएं इधर आता है, एल के बाएं दूसरे स्थान पर ना, नहीं तीसरे स्थान पर जी बैठा है, 1 2 3, हाँ तीसरे स्थान पर क्या बैठा है, जी बैठा है। इधर से बाएं ना, एल के क्या दिख रहा है, नहीं जी के, देखिए एल जो है ना, एल वो जी के बाएं बैठा है, तो जी के यहाँ पर रखते हैं, तो जी के बाएं क्या हो जाएगा, देखिए जी के बाएं तीसरे स्थान पर एल हो गया है, यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि HO के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है, लेकिन H है ना, HO के बाएं, तो ठीक है ना। तो O को कहाँ रखते हैं, O को यहाँ पर रखते हैं। O जो है वो देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, H जो है O के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है, तो O के बाएं इधर आता है, ये दूसरे स्थान में बैठा है, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर आएगा H बैठा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि J और H के बीच केवल G बैठा है, J दिख रहा है और H है, तो J और H के बीच में क्या बैठा है, G बैठा है, तो J इधर है, H हो गया, तो J को यहाँ पर रखते हैं। J और H के बीच में G बैठा हुआ है, ठीक है ना, दोनों ओर के बीच में क्या बैठा है, G बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि KL का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन जो K है ना, K वो L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो L को निकटतम पड़ोसी यहाँ रखेंगे नहीं, तो यहाँ पर आपको ये रख लेंगे K, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि I के दाएं से गिनने पर, देखिए यहाँ पर I, तो इसका मतलब कि I यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, I हो गया, ठीक है। I के दाईं ओर से गिनने पर I और K के बीच में कितने लोग बैठे हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, I दिख रहा है, I और K के बीच में, I और K के बीच में
क्या बोल रहा है, दाहिने ओर से। तो देखिए दाहिने ओर से तक कि दाहिने इधर चलते हैं, यानी बोल रहा है ना कि आई के दाईं ओर से। तो आई के दाईं ओर से के और आई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, देखिए आई के दाहिने ओर से तो 1 2 3 तीन लोग बैठा है ना, 3 लोग बैठा है। के और आई के बीच में दाहिने ओर से 3 लोग बैठा है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला को देखें और उनके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक प्रतीक भी, बाद में भी एक प्रतीक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का देखे और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, यानी गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब हो गया कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, ठीक है, इन श्रृंखला को ध्यान से देखना है। और सवाल देखिए आपको यहाँ से पूछा है कैसे कितने प्रतीक हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतीक को रखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऐसे कितने प्रतीक हो गया, ठीक है, प्रतीक है और जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है, जिनके पहले एक क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, अक्षर है, और ठीक है बाद एक प्रतीक है, बाद में भी क्या दिखे, एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना, प्रतीक हो गया। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक अक्षर है, जिनके बाद एक प्रतीक है। प्रतीक के पहले अक्षर देखना चाहिए। ये देखिए ये प्रतीक है, ठीक है ना, प्रतीक के पहले अक्षर दिख रहा है, प्रतीक के बाद भी एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। और इसमें कहीं दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना, और प्रतीक के पहले अक्षर होना चाहिए और प्रतीक के बाद भी दिख रहा चाहिए, ठीक है। ये वहाँ देखिए ये आपको यहाँ पर भी प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले ये यानी क्या दिख रहा है, अक्षर, प्रतीक के बाद भी एक प्रतीक दिख रहा है, 2 हो गया। और इसमें कहीं दिख रहा है और प्रतीक नहीं दिख रहा है, यानी इसमें 2 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यानी इन श्रृंखला में 2 ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले क्या दिख रहा है, अक्षर है, इनके बाद प्रतीक है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कार जो ना आपको सीट बेल्ट से समेत है, ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि पंखा जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको सीट बेल्ट दिया है, जो सीट बेल्ट है ना वो कार से समेत है। सीट बेल्ट किससे समेत है, कार से समेत है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको लिखते हैं यानी संबंध, संबंधित हो गया, ठीक है, संबंध है। जिस प्रकार से सीट बेल्ट है ना वो कार से संबंध है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिससे पंखा से समेत होगा, पंखा हवा से। तो ये देखिए ये बांधने वाला बात किया है, हवा से तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्लेड ले हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ ब्लेड हो गया, ठीक है, ब्लेड, यहाँ पर ब्लेड दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर सीट बेल्ट है ना, सीट बेल्ट आपको कार से समेत है, उसी प्रकार से ब्लेड जो है ना वो पंखा से समेत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये संबंध दिख रहा है, ठीक है ना, ये संबंध दिख रहा है, ठीक है। तो बिजली से नहीं होगा, यहाँ पर कमरा से भी नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको ब्लेड ले हो जाएगा। तो ब्लेड को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यानी बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 9 प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDE के नाम के 5 व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्तियों में से प्रत्येक की निश्चित आयु है, ठीक है, यानी सी की आयु डी की आयु से 3 गुनी है, यानी ए की आयु 3 वर्ष है, तो डी की आयु सी की आयु से आधी है, तो बी की आयु ए की आयु से 2 गुनी है। यानी यदि ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है तो सी की आयु कितनी है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि ABCD और E 5 के, देखिए यानी ई नाम के 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक की एक निश्चित आयु है, यानी 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्तियों की निश्चित आयु है, ठीक है। जैसे में देखिए ये बोल रहा है कि सी की आयु डी की आयु से 3 गुनी है, तो सी की जो आयु है ना वो डी से 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं, देखिए इस 2 भाग में यहाँ पर बांटेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी सी की आयु क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए सी की आयु डी की आयु से 3 गुनी है, तो मान लीजिए डी की आयु से 3 गुनी है, तो डी की आयु कितने रखते हैं, तो यहाँ पर डी रखते हैं, ठीक है ना।
यानी डी की आयु, ठीक है ना, ये डी की आयु, तो डी की आयु कितना रखते हैं, तो मान लीजिए 24 को रखते हैं, ठीक है ना, तो डी की आयु से 3 गुनी है सी की आयु, तो 3 गुनी तो वर्ष कितना देगा 12, 12 दूनी 24, बढ़ते हैं 36। हाँ यहाँ पर देखिए इसमें क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे तो सीधे छोड़िए ना, आखिर हाँ कितना रखेंगे, तो यहाँ पर आपको 12 रखेंगे तो बढ़ते हैं 36 हो गया। देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 36 आ गया, जब डी की आयु कितना गया 12 गया, तो आपसे पूछा है कि सी की आयु से 3 गुनी है, तो सी की आयु कितना गया, तो यहाँ पर सी रखते हैं सी की आयु, ठीक है ना, तो सी की आयु, तो सी की आयु कितना आ जाएगा 36 वर्ष हो गया, ठीक है, ये 36 वर्ष, ये 12 वर्ष हो गया, ठीक है ना, 12 वर्ष यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ए की आयु 3 वर्ष है, ए की आयु 3 वर्ष है, तो यहाँ पर ए रखते हैं, ठीक है ना, ए की आयु, ठीक है, ए की आयु 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 वर्ष रखेंगे, ठीक है, ए की आयु 3 वर्ष हो गया। और बोल रहा है कि डी की आयु ई की आयु से आधी है, जो डी की आयु है ना, डी की आयु वो ई की आयु से आधी है, तो ई की आयु किससे आधी है, ठीक है ना, डी की आयु, तो डी की आयु कितना दिया है 12 दिया है, तो ई की आयु क्या करेंगे ये 24 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि डी की आयु ई की आयु से आधी है, तो ई की आयु से आधी है, तो देखिए यहाँ पर ई दिख रहा है, ठीक है ना, ई की आयु, ठीक है ना, ई की आयु, तो ई की आयु यहाँ पर आपको 24 वर्ष रखेंगे, ठीक है ना, ये 24 वर्ष, तभी ना यहाँ पर आपको डी की आयु क्या आधी हो गई, तो डी की आयु आधी हो गई 12 वर्ष हो गया, ठीक है ना, 12 वर्ष हो गया, और ये ई की आयु 24 वर्ष हो गया, तो यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि बी की आयु ए की आयु से दोगुनी है, लो ए की आयु है ना, ए की आयु वो नहीं, यहाँ पर बोल रहा है कि बी की आयु ए की आयु से दोगुनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बी की आयु ए की आयु से दोगुनी है, ए की आयु से दोगुनी है, तो ए की आयु कितना रहा 3 है, तो बी की आयु से दोगुनी है, तो बी की आयु दोगुनी दिख रही है, तो बी की आयु ये दोगुनी है, तो बी की आयु जब दोगुनी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया ये 6 वर्ष हो गया, ठीक है ना, ये 6 वर्ष हो गया, ये 6 वर्ष हो गया, क्योंकि देखिए ए की आयु 3 वर्ष है और ए की आयु से बी की जो आयु है ना वो 2 गुनी है, तो 2 गुनी हो गया तो 3 दूनी के 6 हो गया, यानी 6 वर्ष हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए और आगे इसमें क्या दिख रहा है, आगे बोल रहा है ना कि यदि ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है, जो ई की आयु है ना, ई की आयु वो बी की आयु से 4 गुनी है, तो ए की आयु कितना है यहाँ पर आपको 24 है, ठीक है 24 है, तो बी की आयु से नहीं, यहाँ पर बोल रहा है यदि ई की आयु बी की आयु से 4 गुनी है, तो जब ई की आयु है ना, ई की आयु वो बी की आयु से 4 गुनी है, हाँ बी की आयु से 4 गुनी है, तो बी की आयु कितना दिख रहा है यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो 6 चौक 24 होना चाहिए ई की आयु, हाँ 6 चौक 24 हो गया, यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि तो सी की आयु कितनी है, तो बोला सी की आयु, तो सी की आयु इसमें कौन सा दिख रहा है, तो ए बी ई डी, हाँ सी, देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है, सी की आयु कितना दिख रहा है 36 वर्ष, तो यहाँ पर 36 वर्ष हो जाएगा, तो 36 वर्ष को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, तीनों शब्द को ध्यान से देखिए कौन कौन सा शब्द आपको दिया है। देखिए यहाँ पर बाघ दिया है, भैंस दिया है और पशु दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, तो पशु दिख रहा है, ठीक है ना, ये पशु हो गया। यहाँ पर आपको पशु में रखते हैं, ठीक है ना, पशु हो गया। पशु को अंदर में देखिए, अब पशु को अंदर में यहाँ पर भैंस भी आते हैं और पशु को अंदर में बाघ भी आता है, कहिए कि ठीक है ना, हाँ दोनों क्या आता है, ये आपको यहाँ पर आपको पशु को अंदर में भी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अब भैंस हो जाएगा, ठीक है, भैंस दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बाघ हो जाएगा, ठीक है, बाघ हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पशु, पशु को अंदर में भैंस भी आते हैं, पशु को अंदर में बाघ भी आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विदित, यहाँ विदित बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वो अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है,
और बिंदु P पर रुक जाता है तो बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक विद्युत है, ठीक है। विद्युत बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उससे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर आपको पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ठीक है ना। नीचे यहाँ पर आपको दक्षिण होता है। तो आपसे क्या पूछा है, देखिए ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है तो मान लीजिए यहाँ पर आपको ए रखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर रखते हैं, ये से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलाता है। तो दक्षिण नीचे है, ये 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि गाड़ी चलाता है वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर मुड़ेंगे, ये 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है ना। वो बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। यानी बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। 9 किलोमीटर हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है ना। 8 किलोमीटर हो गया। और बोल रहा है कि वो अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है तो 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है ना। और बिंदु P पर रुक जाता है, ठीक है ना। तो बिंदु P पर यहाँ पर रुक गया, ठीक है। और फिर बिंदु A पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यानी इसके कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको P से A पर जाने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और दाएं बाएं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दाहिने मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। एक बार देखिए डायग्राम जो है ना वो डायग्राम हमको गलत बना दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दक्षिण मुड़ रहा है, ठीक है। दक्षिण के बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए हम इधर से जब नीचे चलेंगे तो दाहिने हमको इधर चल दिए, यानी इसका मतलब कि डायग्राम गलत है। डायग्राम क्या करते हैं, फिर से बनाते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ से बोला था ना कि दक्षिण दिशा की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर यहाँ पर गाड़ी चला दी है, यहाँ तक तो ठीक है। बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो बाईं ओर, तो बाईं मुड़ेंगे तो हमको इधर चलेंगे ना, बाईं ओर इधर हो गया। ये कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ते हैं तो बाईं इधर में चलता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है ना, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है तो इधर मुड़ता है, वो 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। और बोल रहा है कि वो अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ते हैं तो 2 किलोमीटर चलाता है, ठीक है ना। बिंदु P पर रुक जाता है। जब बिंदु P पर रुक गया तो बोल रहा है कि फिर बिंदु A पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए तब P से A पर जाने के लिए ना हम किसे यानी कितनी दूरी पर और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको P से A पर जाने के लिए ना, तो P से A पर जाने के लिए देखिए इधर पूर्व जा रहा है, यानी इधर क्या दिख रहा है, ये पूर्व है। तो देखते हैं कि पूर्व किस किस ऑप्शन में दिया है, तो ए में दिया है और बी में दिया है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से आपका पूल टोटल दूरी कितना है, 8 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ तक तो आपको 5 ही किलोमीटर दिख रहा है। ये कितना दिख गया, 3 किलोमीटर है, ये भी आपको 3 किलोमीटर हो गया। यानी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना तथा भागा को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में पूछ रहा है ना कि दो चिन्ह को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है ना। तो प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस को रखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा, ठीक ना। यहाँ पर भागा हो गया और भागा की जगह पर गुना, ठीक है ना। फिर भागा की जगह पर और गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा, यहाँ पर भागा, भागा की जगह पर गुना रखते हैं, ठीक है ना। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए है, यानी प्लस की जगह पर माइनस हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, 52 दिख रहा है, 21, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 52 दिख रहा है, ठीक ना। 52 हो गया, 52 माइनस 2, फिर भागा 3, फिर गुने 6, फिर प्लस में 42 दिख रहा है, फिर माइनस 11, फिर भागा दिख रहा है ना। यहाँ पर आपको भागा 3 गुने 3 आ गया, फिर
प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको 52 को 52 दिख रहा है, फिर माइनस 2/3 हो गया, फिर गुने 6 दिख रहा है, फिर प्लस 42 दिख रहा है, ठीक ना, फिर माइनस 11/3 गुने 3 हो गया। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब इसको फिर सोल्व करेंगे। देखिए 3 दूना के 6 हो गया यहाँ, ठीक है, 3 से 3 कट गया। अब देखिए और 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर आपको 52 हो गया, फिर 2 दूनी के 4 आ गया, फिर प्लस में 42 आ गया, फिर यहाँ पर -11 आ गया, ठीक ना। अब इतना आ गया। अब इसके बाद में फिर सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं 12 दूजा, हाँ यहाँ पर पहले ना देखिए ये 52 दिख रहा है, तो 52 को रख लेते हैं। 52 में से माइनस कितना करते हैं, तो 52, ठीक है ना। हाँ 52 में से ना देखिए यहाँ पर आपको 52 दिख गया, ठीक ना, और 52 को क्या करते हैं प्लस करें। देखिए 52 को और 42 को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना। पहले 42 हो गया, ठीक है, 52 हो गया, 42 हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 11 को और फिर 4 को रखेंगे। देखिए 4 गुने 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 94 आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 94 दिख रहा है। और 94 में 11 चौक कितना होता है, 44 होता है, लेकिन हमको जोड़ना है, गुना नहीं करना है, जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 94 और 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 7 9 79 आ गया। तो देखिए 79 आ जाएगा, तो 79 प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 79 हो जाएगा। तो 79 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोला है ना, बोल रहा है कि सभी फेवर कैंडी है, तो सभी यहाँ पर फेवर है ना वो कैंडी है। देखिए यानी वेफर दिया है, ठीक है ना, सभी वेफर क्या दिख रहा है, एक कैंडी दिख रहा है। तो सभी वेफर क्या दिख रहा है, कैंडी में रखते हैं, ठीक है ना, ये कैंडी हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी कैंडी बिस्किट हैं। जो सभी कैंडी है ना वो क्या है, बिस्किट है। तो यहाँ पर आपको बिस्किट में रखेंगे, ठीक है, बिस्किट, ठीक है, बिस्किट है ये, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कुछ वेफर जूस है, लेकिन कुछ जो वेफर है ना वो क्या दिख रहा है, जूस दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको जूस लिखेंगे, ठीक है ना, ये यहाँ पर जूस हो गया, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को न दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष पहला में दिया है, ठीक है ना, यानी कुछ कैंडी जूस है, तो कुछ कैंडी, एक कैंडी दिख रहा है, यानी कुछ कैंडी है ना जो आपको जूस में दिख रहा है। हाँ सही तो बोल रहा है, सही है। आगे बोल रहा है दूसरा में कि कुछ बिस्किट जूस है। हाँ कुछ जो बिस्किट भी है ना वो क्या है, जूस है। कुछ बिस्किट भी क्या दिख रहे हैं, जूस दिख रहे हैं, ये भी आपको सही बोल रहा है। यानी 1 2 आपको दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो कौन सा आपको सही दिख रहा है, यानी सी में दिख रहा है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण को रेखा एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर आपको आकृति है, इस आकृति को हम जब इस एमएन दर्पण पर देखेंगे ना ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस आकृति को इस दर्पण में हम देखते हैं, ठीक है, इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले दर्पण में रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर दर्पण हो गया। अब इस दर्पण में इस आकृति को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहां से अगर जब बी को देखेंगे तो क्या दिखेगा, यानी डी तरफ दिखेगा, और डी को देखेंगे तो बी तरफ दिखेगा, और एस को देखेंगे तो इस देखिए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, और डब्ल्यू को तो आपको उसी प्रकार से दिखेगा, ई को आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा, और ई को इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति है। जब इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसे दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, ई दिख रहा है, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में क्या करना है, चिन्ह को बदलना है। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे और इस प्रश्नार्थक चिन्ह बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको चिन्ह को बदलते हैं। देखिए ए का अर्थ भागा दिख रहा है, ए कहाँ दिया है, इसके जगह पर हम भागा रखते हैं। बी का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना है, तो बी के जगह पर गुना हो गया है। और सी का अर्थ प्लस दिख रहा है, तो सी के जगह पर प्लस रखते हैं। और डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस, तो डी की जगह माइनस। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे, चिन्ह बदलती हैं। 3 गुने 41 हो गया, और फिर भागा यहाँ पर 3 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, ये 34 हो गया, फिर प्लस दिख रहा है, ये 17 हो गया, फिर यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अब देखिए इसको पहले क्या करना है, भाग के प्रक्रिया करते हैं। तो जब 3 को 41 में भाग करेंगे तो भाग तो लगेगा, नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि गुना करते हैं। 3 एकम 3 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया। देखिए 123 आ गया, 123 में क्या करते हैं, 3 से भाग करेंगे, फिर माइनस यहाँ पर आपको 34 रखेंगे, और यहाँ पर फिर प्लस रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो इस पर काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, हाँ ठीक है, 4 आ गया, 3 चौक 12, और 3 एक मर्त में, यानी फिर 41 आ गया। देखिए 41 आ गया, हाँ भाग तो हो गया, 41 माइनस यहाँ पर आपको 34 दिख रहा है, ठीक है, फिर माइनस यहाँ हाँ प्लस ये 17 दिख रहा है, बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। देखिए यहाँ पर 34 आपको माइनस में दिया है तो बड़ी संख्या है, 17 क्या है प्लस में दिया है छोटी संख्या है, तो माइनस प्लस बड़ी संख्या हो गया ना, तो यहाँ पर आपको 41 रखेंगे, और 41 में से क्या करेंगे, 17 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको 34 में से 17 घटा लेंगे, 34 में से 17 घटाएंगे तो 17 बचेगा, कितना बचा, 17 बचा है। अब इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, जब यहाँ पर से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24 आएगा, कितना आएगा, 24 आएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 24 हो गया। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से ठीक संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर 2 समुच्चय दिए हैं, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में संबंधित हैं उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से 2 समुच्चय है इन दोनों के जैसा आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए इन दोनों का आपस में देखते हैं किस प्रकार से आपस में संबंधित दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको 56 दिख रहा है, ठीक है ना, और 63 दिख रहा है, 63.4 दिख रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए 56 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखिए 56 में 7 पॉइंट कितना करते हैं, 7.4, हाँ 7.4 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 56 में 7.4 को जोड़ेंगे तो 63.4 आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर आपको 84 दिया है, यहाँ पर आपको 84 हो गया, ठीक है ना, 84 91.4 दिख रहा है। देखिए तो 84 में भी क्या करते हैं, 7 पॉइंट यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर 91.4 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखते ना कि 3 ऑप्शन में से कौन सा आपको ऑप्शन सही दिख रहा है। हाँ देखिए तो यहाँ पर आपको सी दिखेगा, कौन दिखेगा, सी। देखिए ए नहीं दिखेगा, बी नहीं दिखेगा, ये सी दिखेगा। तो सी देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 71 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 78.4 दिख रहा है। तो देखिए यानी इसमें क्या दिख रहा है, 71 में 7.4 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 78.4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है इन दोनों के जैसा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।